स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 11th बायो के लिए, और टॉपिक का नाम है कोफैक्टर। हिंदी में बोलते हैं इसको कोफैक्टर, हिंदी में बोलते हैं इसको सहकारक। पिछली क्लास में हमने जो एंजाइम पढ़े थे उसके अंदर एक टॉपिक रह गया था कोफैक्टर, जिसको हिंदी में बोलते हैं सहकारक। अब देखिए जो एंजाइम होते हैं उसके अंदर प्रोटीन तथा अप्रोटीन घटक भी उपस्थित होते हैं। कहने का मीन ये है कि जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम का मुख्य घटक प्रोटीन तथा अप्रोटीन भाग होता है। अप्रोटीन भाग होता है, ठीक है। अप्रोटीन भाग होता है। इनमें से प्रोटीन भाग को यानी प्रोटीन भाग को एपो एंजाइम कहा जाता है। क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। जो एंजाइम है उनका मुख्य घटक है वो प्रोटीन और अप्रोटीन, यानी प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों प्रकार के भाग से मिलकर बने होते हैं। इनमें से जो प्रोटीन भाग होता है उसको एपो एंजाइम कहा जाता है, जबकि अप्रोटीन भाग होता है, वो पूरक के रूप में जुड़ा रहता है। पूरक के रूप में जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना कि एंजाइम के मुख्य घटक, दो मुख्य घटक होते हैं, प्रोटीन और अप्रोटीन भाग, ठीक है। प्रोटीन भाग को क्या बोलते हैं? एपो एंजाइम कहा जाता है, जबकि अप्रोटीन भाग होता है वो पूरक के रूप में जुड़ा रहता है। अब देखिए एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एंजाइम के प्रकार, एंजाइम के प्रकार की बात की जाए तो एंजाइम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं सिंपल एंजाइम, जिनको सरल एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। नंबर दो होते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिनको संयुग्मी एंजाइम कहा जाता है। अब देखिए एंजाइम दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सिंगल एंजाइम, जिसको सरल एंजाइम हिंदी में बोलते हैं। एक होता है कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसको हिंदी में संयुग्मी एंजाइम कहा जाता है। अब अपन को पढ़ना है कौन सा? सिंपल एंजाइम। तो सिंपल एंजाइम क्या होते हैं? देखिए वे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने होते हैं। सिंपल एंजाइम की बात कर रहे हैं, वे एंजाइम जो किसके बने होंगे? केवल और केवल किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होंगे? वे एंजाइम जो किसके बने होंगे? प्रोटीन के बने होंगे। वो क्या कहलाएंगे? सरल एंजाइम कहलाते हैं। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन एंजाइम। ये पेप्सिन और ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और किस प्रकार के एंजाइम है? ये सरल प्रकार के एंजाइम है। सेकंड है अपना कौन सा? कॉन्जुगेटेड एंजाइम, जिसको हिंदी में अपन संयुग्मी एंजाइम बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए संयुग्मी एंजाइम क्या होता है। नंबर दो अपना पार्ट संयुग्मी एंजाइम था।
शुगमी एंजाइम वे एंजाइम हुए ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन तथा अप्रोटीन दोनों प्रकार के भागों से मिलकर बने होते हैं। ध्यान में रखना, जो कि प्रोटीन तथा अप्रोटीन दोनों ही प्रकार के भागों से क्या होते हैं, मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाएंगे, संयुग्मी एंजाइम कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, संयुग्मी एंजाइम कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना कि ऐसे एंजाइम जो कि प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों प्रकार के पार्ट से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाएंगे, संयुग्मी एंजाइम कहलाते हैं। अब देखिए, संयुग्मी एंजाइम कहलाते हैं, इनके जो प्रोटीन भाग होता है संयुग्मी एंजाइम का जो प्रोटीनी भाग होता है उसको एपो एंजाइम बोला जाता है। क्या बोलते हैं, एपो एंजाइम कहा जाता है। ठीक है, बट अप्रोटीन पार्ट होता है यानी अप्रोटीन भाग होता है उसको कोफैक्टर, क्या बोलते हैं उसको, कोफैक्टर यानी सहकारक कहा जाता है। क्या बोलते हैं उसको, सहकारक कहा जाता है। ध्यान में रखना कि शुग्मी एंजाइम होंगे वो प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों प्रकार के भागों से मिलकर बने होते हैं और इस प्रकार जो प्रोटीन और अप्रोटीन दोनों प्रकार के भागों से मिलकर बने होंगे उन एंजाइमों को शुग्मी एंजाइम कहा जाएगा। ठीक है, इनमें से प्रोटीनी पार्ट होता है उनको एपो एंजाइम कहा जाता है, बट अप्रोटीनी भाग होता है उसको कोफैक्टर यानी सहकारक कहा जाता है। अब देखिए, एपो एंजाइम और कोफैक्टर, एपो एंजाइम प्लस सहकारक यानी कोफैक्टर बोलते हैं हिंदी में, जिसको इंग्लिश में सहकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम बनाते हैं, होलो एंजाइम। ध्यान में रखना, एपो एंजाइम और सहकारक मिलकर के क्या बनाते हैं, होलो एंजाइम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं कोफैक्टर के टाइप की। अगला हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कोफैक्टर के प्रकार। कोफैक्टर के प्रकार यानी इंग्लिश में बोलते हैं टाइप्स ऑफ कोफैक्टर। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर यानी सहकारक के प्रकार। ठीक है, सहकारक के प्रकार कितने प्रकार के होंगे वो हम बात करेंगे आगे। अब देखिए, कोफैक्टर होता है वो निम्न 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है प्रोस्थेटिक, ग्रुप। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप। सेकंड है अपना कोएंजाइम, एंजाइम, एंजाइम। फोर्थ अपना सक्रिय कारक, सक्रिय कारक यानी एक्टिवेटर। तो देखिए, कोफैक्टर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम और थर्ड अपना है एक्टिवेटर। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं। ये क्या होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ
एपो एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। ध्यान में रखना। एक नंबर हम बात करें प्रोस्थेटिक ग्रुप की, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। ठीक है, इनको प्रोटीन अपघटन यानी प्रोटीन का अपघटन या विघटन करके, प्रोटीन का विघटन करके हटाया नहीं जा सकता, हटाया नहीं जा सकता। ठीक है, ध्यान में रखना कि प्रोस्थेटिक ग्रुप की बात की जाए तो ये क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े रहते हैं। इन्हें प्रोटीन का विघटन करके हटाया नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल परऑक्सीडेज, परऑक्सीडेज, हाइड्रोजन परऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को जल तथा ऑक्सीजन में तोड़ देता है, ऑक्सीजन में तोड़ देता है। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे जो एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े रहते हैं, लेकिन प्रोटीन का विघटन करके इसे हटाया नहीं जा सकता। जैसे परऑक्सीडेज है वो हाइड्रोजन परऑक्साइड को इसमें तोड़ देता है, जल प्लस ऑक्सीजन के अंदर तोड़ देता है, बट इसको एपो एंजाइम से अपन नहीं हटा सकते। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट है अपना को एंजाइम। को एंजाइम क्या होते हैं, को एंजाइम भी क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक यौगिक होते हैं। कौन होंगे कार्बनिक यौगिक, को एंजाइम। अपने को फैक्टर के प्रकार की बात करें तो सेकंड प्रकार है इसका को एंजाइम। को एंजाइम भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ, एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं रहते, जुड़े हुए नहीं रहते। ठीक है, अतः इन्हें प्रोटीन के विघटन द्वारा, प्रोटीन के विघटन द्वारा हटाया जा सकता है। प्रोटीन के विघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। तो ध्यान में रखना कि को एंजाइम क्या है, कार्बनिक यौगिक है, लेकिन ये एपो एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं रहते। इन्हें प्रोटीन के विघटन के द्वारा क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। जैसे NAD, इसकी फुल फॉर्म क्या है, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। इसके अलावा NADP, निकोटिनेमाइड एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। ठीक है, विटामिन नियासिन के साथ क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, नियासिन के साथ जुड़े हुए रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है,
तो को एंजाइम क्या होंगे, कार्बनिक यौगिक होंगे, लेकिन ये एको एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए नहीं रहते। इन्हें प्रोटीन के विघटन के द्वारा भी हटाया जा सकता है। जैसे एनएडी की फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिनेमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। एनएडीपी जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, निकोटिन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, ठीक है। विटामिन नियासिन के साथ क्या होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं। इनके विघटन के द्वारा इन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब थर्ड पॉइंट है अपना सक्रिय कारक यानी एक्टिवेटर। ये क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। एक्टिवेटर क्या होते हैं, अकार्बनिक यौगिक होते हैं। अकार्बनिक यौगिक के अलावा आप धातु भी ले सकते हो। धातु आयन अकार्बनिक यौगिक होते हैं। इनमें से कुछ एको एंजाइम के साथ धीरे रूप से जुड़े हुए रहते हैं, और कुछ दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल साइटोक्रोम में आयरन, ठीक है। तो सक्रिय कारक क्या होंगे, अकार्बनिक यौगिक या धातु आयन होते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जो एको एंजाइम के साथ ढीले रूप से जुड़े हुए रहते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो एको एंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े हुए रहते हैं। फॉर एग्जांपल साइटोक्रोम में आयरन। तो इसी के साथ अपना को फैक्टर कंप्लीट हो जाता है। आगे बात करते हैं हम न्यूक्लिक अम्ल। अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। एसिड जिनको हिंदी में बोलते हैं न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल की खोज 1869 में, इसमें सन न्यूक्लिक अम्ल है उसकी खोज की थी सर्वप्रथम सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने। मिशर नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। इन्होंने इस अनुवांशिक पदार्थ यानी न्यूक्लिक अम्ल की खोज की थी पस सेल यानी मवाद कोशिका के अंदर। मवाद कोशिका। तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल है यानी एक प्रकार का अनुवांशिक पदार्थ है जिसकी खोज सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने मवाद कोशिका में की। इन्होंने इसे फ्रेडरिक जो मिशर नामक वैज्ञानिक था, इन्होंने इस अनुवांशिक पदार्थ को न्यूक्लिन नाम दिया। क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। परंतु बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने, किसने, अल्टमान नामक एक वैज्ञानिक था जिसने इस अनुवांशिक पदार्थ का वापस से क्या किया, अध्ययन किया और वापस से इस अनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन कर इसको न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। क्या दिया, न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। तो ध्यान में रखना न्यूक्लिक एसिड की खोज की थी सन 1869 में फ्रेडरिक मिशर नामक वैज्ञानिक ने, इसमें की थी मवाद कोशिका में, बट उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। लेकिन बाद में अल्टमान नामक वैज्ञानिक ने इस अनुवांशिक
वापस से क्या किया, इस न्यूक्लिक यानी अनुवांशिक पदार्थ का वापस से क्या किया उन्होंने, अध्ययन किया। इन अनुवांशिक पदार्थ का अध्ययन कर इस अनुवांशिक पदार्थ को एल्टमान ने न्यूक्लिक अम्ल नाम दिया। ठीक है, अब देखिए न्यूक्लिक अम्ल होते क्या है। जीवों में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। ध्यान में रखना, जीवों में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए को न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। अब देखिए जीवों में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए को क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है। और न्यूक्लिक अम्ल होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लिक अम्ल किसका बहुलक होता है, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या होता है, ये बहुलक होता है। न्यूक्लियोटाइड का क्या होगा, ये बहुलक होता है। और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़कर पॉली न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लिक अम्ल होता है वो किसका बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। और कई न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर के क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार क्या करते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड का निर्माण करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अगला नेक्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या आप इसको केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना और क्या, न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन या न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड या फिर क्या बोल सकते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हिंदी में क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक अम्ल की संरचना या फिर न्यूक्लिक अम्ल का रासायनिक संगठन। अब आप जानते हो कि
जीवों में पाए जाने वाले डीएनए और आरएनए को ही क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डीएनए और नंबर 2 क्या होता है, आरएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ठीक है, तो डीएनए की फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए की फुल फॉर्म क्या है, राइबो न्यूक्लिक अम्ल। बट ध्यान में रखना कि डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। कितनी पॉलीन्यूक्लियोटाइड, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। ध्यान रखना डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, बट आरएनए होता है वो एक ही पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। और इसके अलावा डीएनए के अंदर डीऑक्सीराइबोज शुगर पाई जाती है, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, बट आरएनए के अंदर राइबोज क्या पाई जाती है, राइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी राइबोज शुगर पाई जाती है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। यहाँ पे बोला है ना कि डीएनए होता है वो 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है। अब बात करते हैं किसकी, न्यूक्लियोटाइड की। किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियोटाइड की। तो न्यूक्लियोटाइड की बात की जाए, न्यूक्लियोटाइड की बात करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड टाइड की अपन बात करेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड होता है वो मुख्य रूप से 3 घटकों से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड मुख्य रूप से कितने घटकों से मिलकर बना होता है, 3 घटकों से मिलकर बना होता है। नंबर 1 नाइट्रोजनस बेस, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको नाइट्रोजनी क्षार। ठीक है, सेकंड है अपना पेंटोज शुगर, पेंटोज शर्करा। थर्ड है अपना क्या, फोस्फोरिक ग्रुप। समूह है, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 घटकों से मिलकर बना होता है, नाइट्रोजनी बेस, पेंटोज शुगर और फोस्फोरिक ग्रुप। ठीक है, नाइट्रोजनी बेस क्या होती है, चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। अब एक एक करके इसका क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे कौन सा, नाइट्रोजनी बेस। तो नाइट्रोजनी बेस क्या होते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं ये, चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं, चक्रीय कार्बनिक यौगिक होते हैं।
नाइट्रोजनस बेस होता है वो चक्रीय कार्बनिक यौगिक होती है तथा ये भी कितने प्रकार की होती हैं, ये भी 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है प्यूरिन, प्यूरिन, ठीक है। सेकंड है पिरीमिडीन, पिरीमिडीन। तो नाइट्रोजनस बेस चक्रीय कार्बनिक यौगिक है तथा ये भी कितने प्रकार की है, 2 प्रकार की हैं, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन क्या है, यह एक नाइट्रोजन यौगिक होता है जो कि 2 बलों से मिलकर बना होता है। अब बात करें इसकी, जो नाइट्रोजनस बेस है वो 2 प्रकार की है, प्यूरिन और पिरीमिडीन। अब बात करेंगे हम अपन प्यूरिन की। तो प्यूरिन क्या है, ये है नाइट्रोजनी यौगिक है जो कि 2 बलों से मिलकर बना होता है, यानी बनी होती है, 2 बलों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। प्यूरिन है वो एक नाइट्रोजनी यौगिक है जो कि क्या है, 2 बलों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। नाइट्रोजनी यौगिक ले लीजिए, इसके जगह आप बेस भी बोल सकते हो। क्या ये एक नाइट्रोजनी बेस यानी नाइट्रोजनी क्षारक है जो कि 2 बलों से मिलकर बनी होती है। इनमें से एक वलय होती है, एक वलय पिरीमिडीन वलय होती है, पिरीमिडीन, ठीक है। एक होती है पिरीमिडीन वलय होती है, दूसरी इमिडेजोल वलय होती है। तो इस प्रकार प्यूरिन के अगर 2 वलय पाई जाती है, जिनमें से एक वलय होती है वो पिरीमिडीन वलय होती है और दूसरी वलय होती है वो क्या होती है, इमिडेजोल वलय होती है, ठीक है। अब देखिए सेकंड वलय वो इमिडेजोल वलय है, तो इसके अंदर जो प्यूरिन होती है वो भी आगे चलकर 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है एडेनिन, ठीक है, सेकंड है अपनी ग्वानिन, ठीक है। ये क्या है, एडेनिन और ये क्या है, ग्वानिन। तो एडेनिन और ग्वानिन की संरचना आपको याद करनी पड़ेगी। ये कितने कार्बन युक्त है देख लीजिए, इसमें 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन युक्त क्या है इसमें, पिरीमिडीन वलय, और 5 कार्बन युक्त है जो अपन को ये दिखाई दे रही है, कौन सी है, इमिडेजोल वलय है, ठीक है। इसी प्रकार एडेनिन की ये संरचना है, उसी प्रकार क्या होती है ग्वानिन की संरचना। यहाँ पे अपन को प्यूरिन की संरचना दिखाई है जिसके अंदर स्पष्ट दिखाया गया है कि ये क्या है, 6 कार्बन युक्त किसकी संरचना है, ये 6 कार्बन युक्त पिरीमिडीन वलय है, और 5 कार्बन युक्त जो अपन को दिखाई दे रही है वो कौन सी है, ये इमिडेजोल वलय है। तो इसी के साथ प्यूरिन होती है वो क्या हो जाती है, अपनी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड हम बात करेंगे किसकी, पिरीमिडीन की। बी नंबर पॉइंट अपना कौन सा है, पिरीमिडीन। तो सेकंड प्यूरिन है वो 2 प्रकार की है, सॉरी नाइट्रोजनी बेस है वो 2 प्रकार की है, प्यूरिन और पिरीमिडीन। प्यूरिन की अपन ने बात कर ली है, अब बात करेंगे किसकी, पिरीमिडीन की। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास।